तो कहाँ तक, यहाँ तक हो गया था। यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें 1001 डिजिट्स है। मान लो 1001 की जगह 4 डिजिट्स होते है ना, ऑल ऑफ विच आर वंस। तो हम क्या लिखते हैं उस नंबर को, 1111, 4 बार 1। इसी तरह 1001 बार 1 है ना। तो व्हेन दिस नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1001, यानी कि अब इस नंबर को 1001 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई रिमाइंडर देखो, ऐसे तो हम डिवाइड करके नहीं बता पाएंगे क्योंकि हालत ख़राब हो जाएगी और ये सब तो नहीं करना। ऑब्वियसली तुम्हें बहुत दिनों का टाइम भी लग जाएगा, हो सकता है पूरा दिन लग जाए, डिवाइड करते रह जाओ। तो ऐसे सवाल तो जेईई में नहीं आएंगे, ना ही किसी भी एग्ज़ाम में। तो भाई क्या फिर सीन है, क्या सीन है बताओ। ये सिंपल सी बात है, 1111 कितनी बार लिखा गया है, 1001 टाइम्स। इसको तोड़ के लिखो जैसा जूनियर क्लासेस में सीखे हो। यानी कि अगर जैसे एक नंबर है 237, तो इसको हम 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू, या फिर 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ओके, प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। ठीक इसी तरह से 1001 बार है। जैसे ये थर्ड प्लेस था तो यहाँ 10 की पावर 2 आया था, तो ये 1001 प्लेस है, तो यहाँ 1 इंटू 10 की पावर 1000 आएगा। फिर 1 इंटू 10 की पावर 999 एंड सो ऑन अप टू 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0। थोड़ा और कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे तो सीधा 10 की पावर 1000 प्लस 10 की पावर 999 एंड सो ऑन 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1, ठीक है। अब देखो मतलब किससे है, मतलब है इस चीज़ से। इस नंबर को एनालाइज करेंगे अब, है ना। अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं कि मान लो हमारे पास 33 प्लस 12 प्लस 5 लिख रखा है, और मैं अगर इसे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 11 बार में कट जा रहा है, ये 4 बार में, और ये मान लो नहीं कट रहा है। तो तुम्हें देखना होगा कि भाई 5 क्या 3 से बड़ा है। रिमाइंडर निकालने के लिए बोल रहा हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मेरे पास एक नंबर है 33 प्लस 12 प्लस 5 इस फॉर्म में लिखा हुआ, और ऑब्वियसली मैं इसको ऐड नहीं कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ऐड करके थोड़ी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा और देखूँगा क्या हो रहा है। तो ये कट जा रहा है, ये 3 4 जार, यानी बेसिकली हम इसे अलग अलग कर रहे हैं, राइट। थोड़ा ढंग से अगर मैं लिखूँ तो इट कैन बी रिटन एज दिस। बेसिकली ये क्या होना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए अगर 3 से डिविजिबल है, नेचुरल नंबर यहाँ पे। तो इट कैन बी रिटन एज दिस प्लस 12/3 प्लस 5/3। अगर ये डिविजिबल है तो रिमाइंडर नहीं है, डिविजिबल नहीं तो तुम्हें रिमाइंडर निकालना है। तुम बोलोगे भाई ये तो कट के 11 हो गया, ये कट के 4 हो गया, ये नहीं कट पा रहा है, तो तुम 5 रिमाइंडर है ये थोड़ी बोल दोगे। तुम देखोगे ना भाई कि 5 क्या 3 से बड़ा है, तो ये 5 3 से बड़ा है, तो इसको 3 + 2 लिख दिया। अब चेक किया फिर 3 डिवाइड करके, तो ये 1 आ गया। अब 2 3 से छोटा है तो रिमाइंडर आ गया 2। बात समझ रहे हो। और क्वोशंट क्या आ गया, तो क्वोशंट आ गया 11 + 4 + 1 कितना 16। तो इस नंबर को अपन ऐसा रिमाइंडर अगर निकालना था तो इस तरह से निकालो। एक और एग्जांपल लेंगे ताकि क्लियर हो। मान लो 72 + 113 नहीं 72 + 11 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको स्प्लिट करा और देखा कि क्या इंटीजर आ रहा है। 6 1 यस, ये तो 12 आ गया। ये नहीं हो पा रहा
तो हम देखेंगे कि क्या इसको और स्प्लिट कर सकते फर्दर। यस कर सकते 6 + 5 में। अब आ गया तो रिमाइंडर क्या आया 5। अब देखो मुझे है ना पता तो नहीं चल पा रहा, जैसे इसको 1001 से डिवाइड करना है तो मैं सब चेक तो नहीं कर सकता ना इन्हें डिवाइड कर करके। उससे अच्छा इस एक्चुअल नंबर को ही ना डिवाइड कर देता। मैंने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा कि चलो 1 + 10 + 10² + 10³ + 10⁴ + 10⁵ + 10⁶ + 10⁷ ऐसे ही करते करते 10⁻1000 तक जा रहे हैं ना हम। तो मैंने कहा कि पहले छोटे नंबर्स को देखकर कुछ करते हैं। मैंने कहा कि भाई अगर कोई नंबर 1001 से डिविजिबल है, राइट, मान लो कोई नंबर n इज़ डिविजिबल बाय 1001, तो 1001 n टाइप होना चाहिए, है ना। अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से लिखे अगर तो 1000 + 1 n टाइप होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने सोचा। फिर मैंने कहा कि क्या इस नंबर में कुछ ऐसा आ रहा है क्या 1000 + 1 n टाइप। तो 1000 तो यहाँ से आ गया और 1 यहाँ से आ गया नहीं। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाकर लिखूँ तो 1 + 1000 आ रहा है, × 1 कह सकता हूँ। फिर मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, मेरे पास ये भी तो है 10 और 10⁴। तो अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तब की बात कर रहा हूँ, तो 1 + 1000 ये भी हो गया × 10, राइट। पर मेरे पास 10² × 10⁵ भी तो है। तो यहाँ से अगर मैं 10² कॉमन ले लूँ तो फिर 1 + 1000 आ जाएगा × 10²। तो यानी कि इस तरह से अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे हर एक नंबर 1001 से डिविजिबल है, नहीं इस फॉर्म में आ गया नहीं। अच्छा पर अब एक और चीज़ देखना कि अभी 1 मिनट रुक जाइए हटाओ। अब एक और चीज़ देखो कि जैसे तुमने 1 और 10³ ले लिया, है ना, 10 और 10⁴ लिया, 10² और 10⁵ लिया। पहले 3 लिए तुमने तो बाकी के 3 ऑटोमेटिकली आ गए, बाय 1 गेट 1 फ्री। अब तुम ये नहीं कर सकती 10³ को 10⁶ से पेयर करो, क्योंकि 10³ तो ऑलरेडी पेयर हो चुका है 1 से। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन तुम्हें ये देखनी होगी कि भाई अगर मैं पहले 3 उठा रहा हूँ तो आगे के 3 ऑटोमेटिकली आ जा रहे हैं। तो अब देखो वो छोड़ो, इसमें टोटल नंबर ऑफ 10⁻, मतलब कितनी है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे ही करते करते कितने हैं। तो देखो यहाँ क्यूब है ना, तो ये 4th टर्म है। तो ऐसे ही कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 1001 नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो एक बात बताओ, इसमें 6 के सेट्स बनाओ अगर, तो एक सेट ये आ गया, अगला सेट यहाँ से 10⁻11 तक आएगा। तो अब एक चीज़ देखो तुम, इसको एक छोटे एग्जाम्पल से समझते, ठीक है। पहले रुक जाओ, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ABCDEFGHI कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं। अभी मैंने कहा कि 3 के सेट्स बनाओ, तो मान लो ABC उठाया, DEF उठाया, GHI उठाया, तो सारे उठ गए ना। पर अगर मैं बोलता 2 के सेट्स बनाओ तो एक लेटर बचा रह गया। या फिर अगर मैं बोलता
5 5 के सेट्स बनाओ तो 4 लेटर्स बचे रह गए। अब कितने लेटर्स बचे रह गए ये कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, अगर 2 2 के सेट्स मान लो n नंबर ऑफ सेट्स बने तो वो 9 के बराबर होने चाहिए। तो n की वैल्यू तो यहाँ से 4.5 आ गई, पर n तो नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू मैक्सिमम 4 हो सकती है। अगर 2 2 के सेट्स बने तो n की वैल्यू मैक्सिमम 4 हो सकती है। इसी तरह अगर 5 5 के सेट्स बनाने हैं तो 5n बराबर 9, यहाँ से n बराबर 1.8 हो गया, पर n की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। 1.8 से पहले क्या नेचुरल नंबर आता है? तो 5 5 के सेट्स बनाऊंगा तो एक ही सेट बन पाएगा, सॉरी ये, तो बेसिकली 9 माइनस 5 इंटू 1 बचे रह जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ 6 6 के सेट्स बना रहा हूँ तो 6n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1001 होना चाहिए। यहाँ से n की वैल्यू कुछ 166.833 आ रही है। तो इसके पहले नेचुरल नंबर कौन सा है? तो n मैक्सिमम कितना हो सकता है? 166। ओके, समझ गए? ठीक है, इसका मतलब कि 6 6 के मैक्सिमम 166 सेट्स ऑफ 6 टर्म्स ईच, मैक्सिमम 166 सेट्स ऑफ 6 टर्म्स ईच बन सकते हैं। ओके, तो बचा क्या रह जाएगा, यानी कि कितने टर्म्स बचे रहे? तो 1001 माइनस 166 इंटू 6 टर्म्स बचे रह जाएंगे, यानी कि 1001 माइनस 996 कितना आ गया ये? 5 टर्म्स लास्ट के बचे रह जाएंगे। अब लास्ट के 5 टर्म्स कौन कौन से हैं? तो है 10 की पावर 1000 प्लस 10 की पावर 999 प्लस 10 की पावर 998 प्लस 10 की पावर 997 प्लस 10 की पावर 996। ठीक है, ये बचे रह जाएंगे, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो ये 3 उठा रहा हूँ तो ये 3 उठ जा रहे हैं, और ये 6 पूरा का पूरा सेट डिविजिबल है 1001 से। इसी तरह 996 सेट्स तो डिविजिबल थे 1001 से। बचे हुए 5 सेट्स हमें चेक करने हैं कि डिविजिबल है या नहीं। तो ये बचे हुए 5 सेट्स हैं, पर ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। तो इसको अगर मैं चेक करने जाऊँगा तो मैं बोलूँगा कि भाई चलो 10 की पावर 1000 के साथ इसको मिला दो तो ये डिविजिबल हो जाएगा, 10 की पावर इसके साथ मिला दो, ये एक बच जाएगा 10 की पावर 998। अब इसको फिर 1001 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा कि डिविजिबल है नहीं, विच इज़ अगेन वेरी लेंदी। तो ये तो नहीं हो सकता। पर फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने लेफ़्ट टू राइट सेट्स बनाए तो बड़े वाले नंबर्स बचे रह गए, पर अगर मैं राइट टू लेफ़्ट सेट्स बनाता हूँ तो छोटे वाले नंबर्स बचे रह जाएंगे जिन्हें डिवाइड करके देखना भी आसान है। तो एक बार फिर से किया, क्या है 10 की पावर 1000 प्लस 10 की पावर 999 प्लस 10 की पावर 998 प्लस 10 की पावर 997 प्लस 10 की पावर 996 एंड सो ऑन। 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, है ना। टेन की पावर 1 और 1 ऐसे लिख दिया नंबर को। अब देखो इन दोनों को मिलाओगे तो डिविजिबल है किससे? 1001 से, बिकॉज इट इज़ ऑफ द फॉर्म 1000 प्लस 1 इंटू n। ठीक है, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो डिविजिबल है। फिर यहाँ पे अगर 10 की पावर 995 आता
इन दोनों को मिलाया तो डिविजिबल है। और इससे पता ये भी चल रहा है कि पहले 3 हमने उठाए तो बाकी के 3 ऑटोमेटिकली आ गए। इसी तरह से 6 के सारे सेट्स डिविजिबल होंगे तो वो कितने बन पाएंगे? ऑलरेडी निकाल चुका है कि लास्ट में 5 बच जाएंगे, है ना, कि इसके पहले सारे के सारे डिविजिबल होंगे किससे? 1001 से। तो ये बचे हुए 5 डिविजिबल है कि नहीं, बस ये चेक करना है। तो फिर मैंने कहा कि ईजी है चेक करना। कैसे? ये दोनों तो डिविजिबल हैं मिलके, ये दोनों भी मिलके डिविजिबल हैं, पर ये बच गया 10 स्क्वायर। तो क्या 100 1001 से डिविजिबल है? नहीं है। पर क्या 100 1001 से छोटा है? तो ये रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 100 आंसर। इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैंने तुम्हें 2 चीज़ें अलग अलग समझाई, और ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर तुम देखो कि क्या इस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं? यस, इन्फिनिटली मेनी क्वेश्चंस बन सकते हैं। पर क्या हर क्वेश्चन को करने का तरीका ज़रूरी है सेम हो? रिमाइंडर निकालना है, कभी कुछ और कभी कुछ और। जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन तुम देखोगे तो इस सवाल में तुम्हें अब अलग रिमाइंडर एक थ्योरम पढ़ना होगा, है ना, यानी कि ये चीज़। और इसमें भी पहले सिंपल क्वेश्चंस करने होंगे। यानी कि अब देखो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, कहा क्या, यू कैन डू, तुम्हें पता है क्या करना चाहिए? तुम्हें ऐसे और क्वेश्चंस खुद से बनाने चाहिए, ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बनाने की, और फिर करना चाहिए खुद से। और चाहो तो एक बार और देख सकते हो, पर कभी भी फास्ट स्पीड पर मत देखना वरना समझ में नहीं आता। एक और चीज़ याद रखनी कि एग्ज़ाम में ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, वो क्वेश्चन डेफिनेटली लेंदी कैलकुलेशन वाले तरीके से भी हो सकता है थ्योरेटिकली, पर तुम्हारे पास पूरा दिन तो है नहीं, किसी भी पास नहीं है पूरी दुनिया में कि ऐसा करे। मैंने कहा कि एक और क्वेश्चन लो। अब देखते हैं इस सवाल में क्या आएगा लोगों के दिमाग में, कि रैशनलाइज कर दो। और रैशनलाइज भी कैसे करो कि भाई इसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो √5 - 1 ऊपर और नीचे। अच्छा जी, तो ये क्या बना? 4 √5 - 1 अपॉन, अब √5 + 1 √5 - 1 क्या बन गया? 4, मतलब 5 - 1 बना ना, a² - b² से। अच्छा जी, पर फिर हमारे पास 4th √5 - 1 भी तो आ गया। अगर तुम इसको 4th √5 + 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा? √5 - 1 बन जाएगा a² - b² से। ऑब्वियसली यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर प्रॉब्लम ये है ना कि फिर से इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब तुम समझ रहे हो, इसको तो एक बार रैशनलाइज करना पड़ा, इसको 2 बार करना पड़ेगा, इसको 4 बार करना पड़ेगा, और इसको 8 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। अगेन, कभी भी ऐसे जी में लेंदी क्वेश्चंस तो नहीं आते। यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट in a way which is not lengthy, which is short, which is तो तुम्हें हो सकता है सवाल को दूसरे नज़र से देखना पड़े, लेफ़्ट टू राइट। अभी रैशनलाइज कर रहे, ये कहाँ लिखा है कि इसी चीज़ को पहले रैशनलाइज करना है? ये कहाँ लिखा है बताओ? कहीं नहीं लिखा ना। तो तुम क्यों पार्शियलिटी कर रहे हो मैथ में? अगर मैथ में ABC लिखा है ना, मान लो A + B + C, तो भाई ऐसा नहीं है कि A की ज़्यादा इज्जत है B से, C से। तो मैंने कहा कि भाई इस तरह से तो हुआ नहीं, चलो इधर से रैशनलाइज करके देख लें। तब क्या हुआ कि इसको रैशनलाइज करने के लिए 16th √5 - 1 से, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 8th √5 - 1, है ना, a² - b² से। ओह वाह, अगर ये दोनों मिलके 8th √5 - 1 हो गए, ओके, यानी कि आई कैन राइट इट लाइक दिस, 8th √5 - 1, और यहाँ पर
16th रूट ऑफ 5 माइनस 1 है ना। ओके, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 4th रूट ऑफ 5 माइनस 1। ओ, तो फिर ये हट के 4th रूट ऑफ 5 माइनस 1 आ गया, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, रूट 5 माइनस 1। ओ, तो ये हट के रूट 5 माइनस 1 आ गया, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 5 माइनस 1। वाह वाह वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। तो छोड़ करते हैं। तो बस आंसर आ गया कि इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, है ना, और फिर ये 8th रूट ऑफ 5 माइनस 1 बन जाएगा। फिर इन्हें रैशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रैशनलाइज होता जाएगा। तो सिर्फ एक चीज़ मल्टीप्लाई करी और नीचे का सब कुछ ऑटोमेटिकली रैशनलाइज हो गया। हाँ, और फाइनली 4 आ जाएगा, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो बचा क्या, यही नंबर x जो है ना, x ये 16th रूट ऑफ यानी कि 5 की पावर 1/16 माइनस 1 बचा। अब इसने कहा 1 प्लस एक्स निकालो, तो 1 प्लस एक्स क्या आ गया, 5 की पावर 1/16, और इसकी पावर 48। तो 48 करेंगे तो ये आ गया 5 की पावर 48/16 विच इज़ 5 की पावर 3, 125। 125 इसका आंसर होना चाहिए। तो तुमने देखा कि कभी भी दूसरे तरीके से सोचो, लेफ्ट टू राइट नहीं तो राइट टू लेफ्ट ही सी। ये क्या बकवास है, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल होता है, ठीक है, इरैशनल प्लस रैशनल इरैशनल ऑब्वियसली। अच्छा, इन चीज़ों को प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, ये सब तो देख के समझ में आ रहा है। इंटीजर प्लस रैशनल रैशनल हो सकता है, क्योंकि इंटीजर भी तो रैशनल ही है ना। रैशनल नंबर जैसे 0, 1, 2 ये सारे रैशनल नंबर हैं। इरैशनल प्लस इरैशनल इरैशनल है, इक्वल टू यानी कि हमेशा है। भाई एक बात बताओ, √3 माइनस √2 को अगर मैं ऐड कर दूँ √2 माइनस √3 से, तो ये 0 आ गया, तो ये हमेशा ट्रू तो नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो गया, डी। ओके, n की पावर 4 + 4 क्या है, प्राइम नंबर है, p। n इंटीजर है, सॉरी नेचुरल नंबर। तो n की कितनी वैल्यूज आ सकती है बताना है मेरे को। मैंने सोचा कि एक तो भाई प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हो, है ना। फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है, बेसिकली मुझे इस फॉर्म में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करो, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो। ऐसा आया। अब तुम सोच रहे हो भाई ये कैसे लिख दिया। मैंने कहा भाई ये क्या लिखा है, n² का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिखा है, a² + b² है ना, a + b का होल स्क्वायर लिखा पहले। फिर दिमाग में आया कि एक 2ab आ जाएगा, तो -2ab भी कर दिया, इसलिए इसको लिखा n² + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको ही 4n² लिख दिया बराबर p है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आया कि ये हो गया a² - b² टाइप, तो इसको a - b × a + b लिख सकते हैं ना। तो मैंने कहा कि ये 4n² को तुम 2n का होल स्क्वायर लिख दो, इसलिए। फिर मैंने कहा कि a - b × a + b लिखूँगा तो क्या आ रहा है, n² - 2n + 2 इंटू n² + 2n + 2 बराबर p। अब बहुत बढ़िया काम हो गया,
मुझे पता है कि p के अगर 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, है ना, फैक्टर 1, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। अगर p के 2 फैक्टर्स आ रहे हैं तो उनमें से एक पक्का 1 होगा। क्या होगा? पक्का 1। और जो दूसरा नंबर आएगा वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई दोनों में से कोई भी 1 हो सकता है ना। अगेन मैंने कहा क्यों डिस्क्रिमिनेशन करना है, पहले वालों को रख के क्यों देखोगे, दोनों को रख के देखो। 1 एक बार n² - 2n + 2 को 1 रखा तो यहाँ से n - 1 का होल स्क्वायर आपका 0 आया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग n 1 आ रहा है। n नेचुरल है तो 1 हो सकता है ना। ओके, n = 1 पे ये पूरा नंबर भी 1 हो गया। तो ये जो दूसरा नंबर है ना, इसको प्राइम नंबर होना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं करना कि भाई बिना चेक किए, यानी कि n = 1 पे ये प्राइम हो रहा है या नहीं, ये चेक तो करना पड़ेगा ना। मैंने कहा 1 रख दो, तो 1 + 2 3 + 2 5 आ जा रहा है। 5 एक प्राइम नंबर है, तो यस n की वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग n की पावर 4 + 4 प्राइम होगा। ये तो हमने कहा कि भाई इससे आया, पर ये भी तो हो सकता था ना कि ये सब हटाओ, पर ये भी तो हो सकता था ना कि ये 1 हो जाए, n² + 2n + 2 1 हो जाए, यानी कि n² + 2n + 1 बराबर 0 हो जाए, यानी कि n + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाए। ठीक है, यानी कि n बराबर -1 हो जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि n नेचुरल नंबर है। ओके, तो n = -1 नहीं हो सकता, तो ये केस रिजेक्ट कर देंगे, है ना। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आया, n = 1, तो एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। ओके, एक देखो ये सवाल आता है, तो ये सवाल देखने फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भाई एक काम करो, इसको वही ज़बरदस्ती फैक्टर है इस वाला, मैं करके दिखा रहा हूँ, क्या दिक्कत है। मान लो ये कितना आ रहा है भाई, 12 में से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इधर आ गया है, मैंने इधर आ गया 48m + 12n। ठीक है, फिर तुम बोलोगे भाई इसको -mn बराबर 0 कर दो, तो अब फिर 12n + 48, मान लो m कॉमन लिया तो 48 - n, ठीक है, बराबर 0। फिर मैं क्या बोलता कि भाई इसको 48 - n करो ताकि कॉमन आ जाए, और -1 लगा दिया ताकि ये माइनस माइनस +12n हो जाए, और -12 × 48 है ना, तो +12 × 48 भी कर दिया। अब ये पूरी चीज़ 12n आ गई, है ना, 48 - n बराबर 0। फिर तुम बोलोगे भाई 48 - n कॉमन निकालो, तो ये होगा m - 12 बराबर -12 × 48, या फिर उसको ऐसे लिख दो n - 48 × m - 12 बराबर, अब ये नंबर क्या हो गया, 12 × 72, 48 55, ये हो गया ना। अब देखो बहुत बड़ा नंबर आ गया, पहले तो हमारा 6 या 10 आता था, तो हम आराम से 6 के फैक्टर 1 × 6 या 2 × 3 लिखते, -1 - 6 या -2 - 3 लिख देते थे। आज तो इसके बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे फैक्टर के, ऊपर से माइनस अलग, तो भाई नहीं हो सकता ऐसे, बहुत लेंदी हो गया। अगेन जी में ऐसे लेंदी क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें पहले ही पता चल जाता जब तुमने इक्वेशन बनाई 12n + 48m बराबर, ये चीज़ तुम्हें पहले ही पता चल जाता जब तुम कॉमन ले रहे होते कि भाई ये तो 48 - n आ गया, तो यहाँ पर 48 - n अगर मैं करता हूँ
तो ये बहुत बड़ा नंबर आ गया, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा नंबर आएगा 12 × 48 टाइप। तो फिर ये उधर जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, जो माइनस प्लस अभी देख लेना, फैक्टर बनाना पॉसिबल नहीं, तो वो तरीका तो यहाँ काम नहीं करेगा, छोटे नंबर्स पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, आई वुड सजेस्ट कि इसका सोल्यूशन देखने से पहले तुम ये सवाल ढंग से पढ़ो। सबसे पहले m और n क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। n एक ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 60। n क्या है, ऑड नंबर है लेस देन 60, यानी कि n क्या क्या हो सकता है, तो n हो सकता है 1, 3, 5 एंड सो ऑन, 57, 59, 60 तो हो नहीं सकता, 60 तो इवन है। n ये सारे ऑड नंबर्स हो सकता है। अब भाई चलो कभी कभी तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे देते हैं, पर क्या ये इन्फॉर्मेशन काम की है, होनी चाहिए काम की। देखते हैं आगे क्या होता है। इसको पहले खुद से सोचो क्या हो सकता है। एक हिंट मैं दूंगा, 1/m को 4/n माइनस नहीं 1/12 माइनस 4/n करो, क्योंकि मुझे दिखा कि भाई n अभी भी बहुत सारे नंबर्स हो सकता है, तो सबको रख कर चेक करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि अगर हम कुछ कंडीशन से है ना, n की कोई 4-5 ही वैल्यू चेक करनी पड़े तो आसान रहता। यहाँ पे मैं क्या हिंट दे रहा हूँ, इसमें तुम रेंज से देखो कि भाई इसकी क्या रेंज है, जो इसकी रेंज है वही इसकी होनी चाहिए, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग n निकालो और फिर रख कर चेक करो, और वो भी रख कर चेक आसानी से हो जाएगा, 4-5 वैल्यूज़ है। ये तुम करो, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो मैंने जो कहा था वो तुमने कर लिया होगा। 1/m बराबर 1/12 माइनस 4/n। ओके, तो मैंने कहा कि भाई m भी तो एक नेचुरल नंबर ही है। m कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बताओ, m कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बताओ। m जा रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 1/m कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 1 तक। ओके, अब ये देखो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जैसे इन्फिनिटी पर ओपन है ना, तो 1/∞ पर भी ओपन होगा, और एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता। तो ये सब समझ तो आता होगा, आई गेस समझ आता होगा, ये समझ आता है ना भाई, खुद से सोच के देखना है इस पर, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 1, 0 ओपन 1 पर क्लोज्ड। तो क्योंकि दो चीज़ें बराबर हैं तो इसे भी कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, 0 to 1 है ना। तो अब लिखो कि भाई अगर 1/12 माइनस 4/n बिलोंग्स टू 0 to 1, दिस इम्प्लाइज -4/n बिलोंग्स टू, मैंने क्या किया, -1/12 दोनों साइड ऐड कर दिया, इस साइड और इस साइड, तो ये तो ख़त्म हो गया। इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ तो -1/12 से लेकर 1 - 1/12 कितना, 11/12। अब ध्यान से देखना, 4/n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4/n जाएगा -11/12 से लेकर 1/12, यहाँ ओपन। ऐसा क्यों हुआ, मान लो x बिलोंग्स टू -2 से 3, ओपन ही रखते हैं मान, तो -x बिलोंग्स टू -3 से 2 नहीं हो जाएगा। अब अगर यहाँ क्लोज्ड था तो यहाँ पर भी क्लोज रहेगा, है ना। छोटी छोटी चीज़ें। अब सबसे बड़ा ध्यान रखना है भाई, अब मैं बोल रहा हूँ अगर x बिलोंग्स टू -2 से मान लो 3 है, ठीक है, तो 1/x क्या होगा, तो तुम जल्दी जल्दी में क्या लिख दोगे, 1/3 से -1/2। वाह वाह बेवकूफ़, ख़त्म दिमाग, ये थोड़ी होगा, बीच में 0 भी तो आ रहा है भाई, तो 1/0 इसमें तुम, हे भगवान छी, -2 से 3 आ रहा है ना, इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखूं
-2 से 0 यूनियन, वेल 0 आ रहा है, 0 to 3 है ना, यूनियन 0। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है, मैंने अलग अलग करके क्यों लिखा, क्योंकि 1/0 डिफाइंड नहीं होता है ऑब्वियसली, 1/x में x 0 नहीं है, तो पर 0 प्लस तो है ना और 0 माइनस तो है ना। तो अब अगर मैं 1/x लिखता हूँ तो ये क्या आ रहा है, 1/0, पर ये क्या है, 0 माइनस है, राइट, 0 माइनस, राइट। अगर मैं -2 से 0 की तरफ जा रहा हूँ, -2 से मैं 0 की तरफ जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं 0 माइनस को अप्रोच कर रहा हूँ, अप्रोच 0 को कर रहा हूँ, और वैल्यू क्या है, 0 माइनस, तो 1/0 माइनस हो गया, राइट, जो कि अच्छा से लेके -1/2, जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, ठीक है, यूनियन। अब ये क्या हो गया, 0 प्लस है ना, तो और ये क्या हो गया 3, तो ये हो गया 1/3 से 1/0 प्लस, पर 1/0 प्लस को इन्फिनिट लिख देंगे, है ना। अच्छा, 3 पर क्लोज है तो 1/3 पर भी क्लोज होगा, और x 0 हो नहीं सकता, तो 1/x में x 0 हो नहीं सकता, तो अनडिफाइंड की तो बात ही नहीं है ना। इसमें पूछा है अगर x ये है यानी -2 to 3 है, तो 1/x क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकती, ये थोड़ी पूछा, इसलिए अनडिफाइंड है 1/x या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, x 0 हटा ही दो क्योंकि ऑपरेशन नहीं कर सकते ऐसा। ये समझ में आ गया। इसी तरह से जो ये 4/n है, अगर ये बिलोंग कर रहा है -11/12 से लेकर 0 यूनियन 0 से लेके 1/12 है ना, यूनियन 0, तो अगर मैं n/4 निकालना चाहूँ क्योंकि मेरे को तो n की वैल्यूज़ निकालनी है ना, तो ये क्या आएगा, देखो 1/0 माइनस कितना हुआ, -∞, -12/11 क्लोज्ड, यूनियन 1/0 आया इन्फिनिटी, और 1/12 का उल्टा करो तो 12 आ रहा है, 12 to इन्फिनिटी, n/4 आ गया, तो यहाँ से n भी निकाल लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नेगेटिव आएगा ना, इस केस को तो रिजेक्ट ही कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ये, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, ओके। तो n आ गया 48 से इन्फिनिटी। अच्छा जी, पर क्वेश्चन में तो दे रखा है कि n < 60 है और n क्या है, ऑड, तो n अब क्या क्या हो सकता है ये बताओ। मिनिमम वैल्यू 48, तो 49 से शुरू होगा क्योंकि ऑड चाहिए, 49 हो सकता है, 50, 51, 52, 53, देखो यार लिख लेना दो पूरा, 53 हो सकता है, 54 हो सकता है, 55, सॉरी अरे यार ऑड है ना, 53 हो सकता है, 55 हो सकता है, 57 हो सकता है, 59 हो सकता है, बस 60 से कम थी। पहले n क्या आ रहा था, 1 से 59 तक आ रहा था ऑड नंबर्स, अब बहुत कम हो गए ऑड नंबर्स, यानी कि हमारे लिए काम आसान हो गया, ठीक है। तो ये जो सारा काम किया है ये तो बताने के लिए किया कि n क्या आ सकता है, अब हटा देते हैं, समझ आ गया होगा, देखो खुद से लिख लिख कर समझना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब देखो n क्या क्या आ सकता है, ये सब आ सकता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आराम से रख के देख लो, 1/m प्लस 4/n बराबर 1/12, पर आसान क्या रहेगा, 1/12 माइनस 4/n,
अब देखो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या आ रहा है ये n-48/12n। ओके, तो पहले n की वैल्यू कुछ रख के देखा, मान लो n की वैल्यू मैंने 59 रख के देखा, ठीक है। तो n इक्वल टू 59, इट इम्प्लाइज 59 माइनस 48/12 इंटू 59, यही आया ना भाई RHS। अब RHS जो है ना वो 1/m के बराबर है, जहाँ m भी एक नेचुरल नंबर है। तो मेरे को बताओ ऊपर वाला नीचे वाले को काट कर कोई नेचुरल नंबर लाए तभी ये पॉसिबल है। 1/m के टाइप का कैसे होगा ये, जब ऊपर वाला नीचे वाले को काट कर कोई नेचुरल नंबर लाए। ऑल्सो तो 59 माइनस 48 कितना होता है 11। तो भाई यहाँ चांस ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ कहीं भी 11 तो आ नहीं रहा कि ये इसको पूरा ही काट दे, नहीं आ रहा ना, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया है ना। अब इसी तरह से n बराबर 57 रखा, तो यहाँ कितना है 57 माइनस 48/12 इंटू 57 विच कम्स आउट टू बी 9/12 इंटू 57। तुम बोलोगे भाई यहाँ भी तो 9 नहीं आ रहा है, अरे आ तो रहा है बेवकूफ़। यहाँ 9/12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और 57 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू, जो भी लिख सकते हैं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, पर 3 इंटू 3 तो आ गया ना 9। तो यस ये केस हो जाएगा, यानी कि 9 इस पूरे को काट के एक नेचुरल नंबर ला सकता है। m पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए चेक करने की ज़रूरत नहीं कि भाई कौन सा नेचुरल नंबर आएगा। फिर अच्छा तुम पैटर्न देख रहे हो, n को 59 रखा तो ऊपर 11 आया, n को 57 रखा तो ऊपर 9 आया। तो n को अगर मैं 55 रखता हूँ तो ऊपर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए अब, और 12 इंटू 55, इसमें तो कहीं 7 बन रही रहा, तो ये केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह n को अगर मैं 53 रखता हूँ तब देख लेना 5 आएगा ऊपर और नीचे 12 इंटू 53। अगेन कहीं भी 5 तो है नहीं ना, 5 है ना 10 है ना, बेसिकली कहीं भी नीचे 5 नहीं आ रहा। 12 इंटू 53 में है ना 5 कहाँ से आ जाएगा, तो ये केस भी रिजेक्ट हो गया। फिर n इज़ इक्वल टू 51 रखा, तो ऊपर 3 नीचे 12 इंटू 51, ये तो इससे कट जाएगा, तो एक नेचुरल आ गया, तो ये केस आ जाएगा। n इक्वल टू 49 रखा, तो ऊपर 1/12 इंटू 49 आया, ये तो है ही नेचुरल नंबर, तो ये भी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कितने केसेस पे टिक लगा, एक इस पर, एक इस पर और एक इस पर। तो आंसर क्या हो गया, n कितने इंटीजर्स हो सकता है 3 इंटीजर्स हो सकता है। कौन कौन से 57, 51 एंड 49। ये तो बहुत आसान है, इसमें से i की पावर n कॉमन लिया तो 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब इज इक्वल टू दी n। 1 प्लस आई, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -i, तो गया दिस इज इक्वल टू 0 आंसर। इस चीज़ से पहले ना मैं तुम्हें सिंपल क्वेश्चंस इस पर करवाना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करना होगा ये।